नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध तमाल के झरोखे से। इस निबंध को अध्ययन हेतु PDF के माध्यम से आपको शिक्षण सामग्री प्रेषित की गई। अब हम इसकी विशेषताएं और बारीकियों को देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरीके से पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपनी लेखनी के माध्यम से इस निबंध को लिखा। तमाल एक वृक्ष का नाम है, जिस वृक्ष के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन से वृक्ष को तमाल का वृक्ष कहा जाता है। उसी के ऊपर अपनी कार्यकुशलता, कल्पनाशीलता, अपने विचारों की गति, अपने हास प्रयास, वृक्ष के साथ अपनी आत्मीयता के संबंधों को कितनी ही बारीकी से एक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तमाल के झरोखे में निबंध में व्यक्त विचार पंडित विद्यानिवास मिश्र का तमाल के झरोखे से शीर्षक एक श्रेष्ठ ललित निबंध है। इसमें व्यक्त विचारों को हम इस प्रकार दे सकते हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या किया। निबंध के प्रारंभ से ही पता चलता है कि सर्वप्रथम इन्होंने तमाल के वृक्ष का वर्णन किया। निबंध तमाल के वृक्ष के वर्णन से शुरू किया गया। लेखक ने बताया कि वे जिस घर में अभी कुछ दिन से रह रहे हैं उसके पास तमाल के 2 वृक्ष हैं। लेखक की दृष्टि उस मकान में आते समय ही उन वृक्षों की ओर चली गई। तमाल के वृक्ष को लेखक पहचानता है। कुछ लोग तो तमाल के वृक्ष को जानते भी नहीं। तमाल का वृक्ष कैसा होता है, तमाल के वृक्ष में कोई पौधा होता है या नहीं होता है, तमाल के पौधे को ही तमाल वृक्ष मान लिया जाता है या किसी ने ताड़ को तमाल मान लिया। कुछ ने कहा कि तमाल बहुत काला होता है। लेखक कहता है मेरे मकान के पास 2 तमाल के वृक्ष हैं। उनकी काट छाट भी लोगों ने की। 2 प्रोफेसरों के बंगले के मध्य तमाल का वृक्ष था। उनके नीचे गाड़ी खड़ी करने पर तमाल के फूलों से गिरने वाले रस से उनमें धब्बे पड़ जाया करते थे। लेखक ने चाहा कि अपने मकान का नाम हम तमाल के वृक्षों से संबंधित ही रख लूँ और पड़ोस का नाम भी इसी से रखवा दूँ, तमाली वाम तमाली दक्षिणा। परंतु वित्त अधिकारी ने इस काम में उसकी सहायता नहीं की। इस तरीके से लेखक ने निबंध के प्रारंभिक दौर में तमाल के वृक्ष, उसकी विशेषता और उसके बारे में वर्णित किया गया। अब हम इसमें देखते हैं, साथ ही साथ अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी कार्यकुशलता से तमाल के वृक्षों के साथ ही तमाल की उस गति को देखते हुए आत्मीयजनों के समाप्त होने का वर्णन भी लेखक द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार लेखक कहता है कि इन दिनों तमाल के वृक्ष उदास हैं। उदास क्यों हैं? इनकी सघनता कम होती जा रही है, अर्थात इनके जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं और झड़ के नीचे इतना जमा हो जाते हैं कि इनको जलाने पर सर्दी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेखक कहता है कि मैं बसंत में कुछ उदास हो जाता हूँ। इसी संबंध में लेखक के साथी लेखक से कहते हैं कि तुम्हें विरही स्वभाव मिला है। लेखक को विरही स्वभाव क्यों मिला है? लेखक भी महसूस करता है कि उसे अकेलेपन ने घेर लिया है। जो नहीं रहे उन प्रियजनों का स्मरण हो आता है। लेखक कहता है कि तमाल की छाया की तरह छाया बनी रही मेरी दीदी, यानी लेखक का अपनी दीदी से गहरा लगाव था। वे नहीं रही। जब वे बीमार पड़ी, यथोपचार उनका करना चाहा गया, लेकिन फिर भी गांव में ऐसा संभव नहीं हो पाया और वो बच न सकी। उनके जीवित रहने के लिए लेखक ने प्रार्थना की, आज सूर्यास्त न हो तो दीदी बच जाए। लेखक की यह बचपन वाली प्रार्थना व्यर्थ गई। दीदी के बाद लेखक के कई आत्मीयजन समाप्त होते गए। उनका जाना ऐसा लगा जैसा कि एक वृक्ष के एक एक करके डाली काटी गई। वे मृत आत्मीय उसी प्रकार लौट कर नहीं आए जैसे कि तमाल की कटी हुई डालियाँ फिर नहीं पनपती। सामान्यतः ऐसा होता है कि सूना होने पर एक प्यास की जगह करती है, वही जीवन को कुछ शक्ति दिया करती है। उसी में व्यक्ति का जीवन दूसरों को अच्छा लगने योग्य बनता है। परंतु आत्मीयजनों के समाप्त होने से उत्पन्न अकेलेपन ने लेखक में ऐसी प्यास जीवन को सुरभि पैदा न की। लेखक कहता है मेरे भीतर जीवन की दुर्दम्य आकांक्षा नहीं पनपती, इसलिए तो जीवन उदासी से युक्त रहा। वैसे उदासी के लिए भी एकांत चाहिए, परंतु व्यस्तता के कारण लेखक को एकांत भी नहीं मिल पाता। इस तरीके से लेखक ने अपने मनोभावों को तमाल के मनोभावों से जोड़कर अपनी कार्यकुशलता और रचना को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। इससे संबंधित और भी अन्य बातें लेखक ने इस निबंध में जो कही वह आपको बताई जाएंगी। इसका विश्लेषण और सारांश बताया जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।